नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं सुनील भट्ट, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज डूंगरपुर से, मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो सब्जेक्ट है हमारा, उसके अंदर बेंडिंग स्ट्रेसेस क्या होते हैं, किसी बीम के अंदर बेंडिंग स्ट्रेसेस क्या होते हैं, किस तरीके से बेंडिंग स्ट्रेस को डिफाइन किया जाता है, किस तरीके से उसका लिए कोई एक्सप्रेशन या फॉर्मूला डिराइव किया जाता है और उसका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर क्या है, तो इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, बेंडिंग लोड। जैसा कि हम देख सकते हैं कि बेंडिंग स्ट्रेसेस किसी बीम के अंदर, ये मान लीजिए एक बीम है, इसके अंदर अगर बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट होगा तो वो तब हो पाएगा जब बेंडिंग लोड यहाँ लगेगा। तो बेंडिंग लोड को कुछ इस तरीके से हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है। एम जो है बेंडिंग कपल या बेंडिंग लोड कहलाएगा। तो उसकी डेफिनेशन देखते हैं, बेंडिंग लोड या बेंडिंग कपल। इट ट्राई टू बेंड a beam such that along a cross section some particles are stretched and some particles are compressed। यानी ये एक ऐसा लोड होगा कि जब किसी क्रॉस सेक्शन पर अगर देखें, अगर यहाँ पर क्रॉस सेक्शन अगर हम ड्रॉ करें तो उसके कुछ पार्टिकल स्ट्रेच होंगे, कुछ पार्टिकल कंप्रेस होंगे। ये थोड़ा इस वाले सेक्शन में, इस वाले डायग्राम में क्लियर होगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये एक लाइन है जिसको न्यूट्रल एक्सिस हम बोलेंगे। इसके ऊपर वाले जो फाइबर हैं वो स्ट्रेच्ड हो रहे हैं या जिसमें टेंसाइल स्ट्रेस हम देख पा रहे हैं। नीचे में लेंथ कम हो रही है, यानी यहाँ पर जो है कंप्रेसिव स्ट्रेसेस हमें देखने को मिल रहे हैं। तो दोबारा से डेफिनेशन पे जाते हैं। Along a cross section some particles are stretched and some are compressed। यानी कुछ particles क्रॉस सेक्शन के अलोंग अगर हम ट्रेवल करते हैं तो कुछ पार्टिकल्स हमें स्ट्रेच या टेंसाइल फॉर्म में मिलेंगे, कुछ पार्टिकल्स हमें कंप्रेस्ड फॉर्म में मिलेंगे। और दूसरी जो डेफिनेशन जो कहलाएगी, द बेंडिंग कपल अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन एंड पासिंग थ्रू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। यानी जो बेंडिंग कपल होगा वो क्रॉस सेक्शन यानी अनुप्रस्थ काट क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर होगा। यहाँ पर देखिए ये पूरी लेंथ है, ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल यानी मुख्य अक्ष होगा। तो हम देख सकते हैं ये कपल इस प्लेन के इस लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से पास होता जाएगा और जो आपका क्रॉस सेक्शन होगा उसके परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री पर होगा। अब यहाँ पर देखिए, अब इसका फॉर्मूला डिराइव करने के लिए हमने जो है एक बीम हम लेते हैं और ये न्यूट्रल एक्सिस होगी जहां पर इस न्यूट्रल एक्सिस के अलोंग कोई भी फाइबर ना तो टेंसाइल में होगा ना कंप्रेशन होगा, क्योंकि अगर हम किसी क्रॉस सेक्शन के अलोंग चलते हैं तो कुछ पार्टिकल यानी इसके ऊपर वाले टेंसाइल में रहेंगे, नीचे वाले कंप्रेशन में रहेंगे, और ये पॉइंट एक ऐसा आएगा या फिर ये लेयर एक ऐसी आएगी जहां पर कोई स्ट्रेस नहीं होगा, जीरो स्ट्रेस होगा। इसीलिए इसे हम इस वाली लाइन को हम न्यूट्रल एक्सिस कहते हैं। तो हमने एक पार्ट लिया है किसी बीम का जिसको हम पी क्यू आर एस पार्ट नाम दे रहे हैं, ये इसका न्यूट्रल एक्सिस है। यहाँ पर हम एक छोटी सी लेयर या एक छोटा सा पोर्शन लेते हैं इस बीम का जिसको हम के एल से रिप्रेजेंट करते हैं, के और एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब हम बेंडिंग लोड लगाएंगे, इस तरीके का बेंडिंग लोड लगाएंगे, तो हम देख सकते हैं कि बेंडिंग लोड लगाने के बाद कुछ इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर बनेगा या हमारी बीम इस तरीके से डिफ्लेक्ट होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो बेंडिंग लोड लग रहा है तो न्यूट्रल एक्सिस के नीचे कंप्रेशन आ रहा है, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर टेंसाइल आ रहा है। कोई भी अगर क्रॉस सेक्शन यहाँ पर लेंगे तो हम देख सकते हैं यहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेसेस आएंगे, यहाँ पर कंप्रेसिव स्ट्रेसेस आएंगे। तो अब यहाँ पर जो चेंजेस हुआ इस बीम के अंदर, वो चेंजेस ये हुआ कि इसकी नई डायमेंशन डेवलप हो जाती है। तो मैं पॉइंट्स जो यहाँ पर नोटेशन जो दे रहा हूँ, पी डैश, क्यू डैश, आर डैश, एस डैश, क्योंकि यहाँ पर चेंजेस हुआ है। और न्यूट्रल एक्सिस का जो पोर्शन था इस बीम के लिए 1 डैश, 2 डैश, और जो शेडेड लेयर जो हमने ले रखी है के डैश, एल डैश, तो हर एक की डायमेंशन चेंज होती है, लेकिन एक डायमेंशन हमारी चेंज नहीं होगी, वो होगा न्यूट्रल एक्सिस। क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस के अलोंग न्यूट्रल एक्सिस पर कोई स्ट्रेस नहीं होता है, तो जितनी न्यूट्रल एक्सिस की लेंथ होगी उतनी ही
जितनी न्यूट्रल एक्सिस की लेंथ बेंडिंग से पहले होगी उतनी न्यूट्रल एक्सिस की लेंथ बेंडिंग से बाद में होगी। तो हम ये कह सकते हैं 1 2 इक्वल टू 1 डैश 2 डैश। तो अब आगे देखते हैं, हम डेरिवेशन जब करेंगे तो हम देखेंगे लेंथ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस विल बी सेम बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग, यानी न्यूट्रल एक्सिस की जो लेंथ होगी बेंडिंग से पहले और बेंडिंग के बाद सेम रहेगी। तो लेंथ ऑफ शेडेड एरिया बिफोर बेंडिंग, अब जैसा कि इस डायग्राम में हम देख सकते हैं जितनी न्यूट्रल एक्सिस की लेंथ है उतना ही शेडेड एरिया की लेंथ है। तो अगर हम शेडेड एरिया की लेंथ अगर बेंडिंग से पहले देखें तो लेंथ ऑफ शेडेड एरिया बिफोर बेंडिंग से पहले अगर देखें तो वो लेंथ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस ही आएगी। तो के एल इक्वल टू 1 2, और 1 2 का मतलब होता है न्यूट्रल एक्सिस की लेंथ बेंडिंग से पहले, लेकिन बेंडिंग के बाद भी वो चेंज नहीं होती है क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेस बेंड जरूर हो जाएगा लेकिन उसकी लेंथ में कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो यहाँ पर आएगा 1 डैश 2 डैश, और 1 डैश 2 डैश की अगर हम लेंथ निकालना चाहें तो आप देख सकते हैं कि अब ये नए फॉर्मेट में एक आर्क यानी एक चाप का एक हिस्सा है जो कि थीटा एंगल की कर्वेचर के साथ है। यहाँ से इस न्यूट्रल एक्सिस की जो रेडियस है वो कैपिटल आर, तो आर इंटू थीटा से हमें ये लेंथ मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए के एल इक्वल टू 1 2 इक्वल टू 1 डैश 2 डैश, और 1 डैश 2 डैश यानी न्यूट्रल एक्सिस की लेंथ बेंडिंग के बाद इक्वल टू आर थीटा। तो जो हमारा शेडेड पोर्शन था, बेंडिंग से पहले उसकी लेंथ आर थीटा होती है। अब देखते हैं कि इस शेडेड पोर्शन में बेंडिंग के बाद क्या असर पड़ता है। तो लेंथ ऑफ शेडेड एरिया आफ्टर बेंडिंग के बाद उसकी लेंथ हो जाती है के डैश एल डैश, और जैसा कि हम देखते हैं ये वाई डिस्टेंस दूर पर है, न्यूट्रल एक्सिस से वाई डिस्टेंस पर है, यानी अब इसकी जो रेडियस हो जाती है आर न्यूट्रल एक्सिस तक और प्लस वाई। अब आप देख सकते हैं के डैश एल डैश इक्वल टू आर प्लस वाई इंटू थीटा। अब इस शेडेड पोर्शन की लेंथ में कितना चेंजेस हुआ, चेंज इन लेंथ ऑफ शेडेड पोर्शन ड्यू टू बेंडिंग, तो उतना ही हम एलोंगेशन रिप्रेजेंट करेंगे। तो डेल्टा एल जो एलोंगेशन हुआ इस लेंथ में, के डैश एल डैश माइनस के डैश एल डैश जो था हमारा आर प्लस वाई थीटा माइनस के एल आर थीटा। तो डेल्टा एल इक्वल टू, यहाँ देखिए आर थीटा कैंसिल हो जाएगा, वाई थीटा। अगर हम इसको स्ट्रेन की फॉर्मेट में लिखना चाहते हैं, जैसा कि हम जानते हैं स्ट्रेन इक्वल टू चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ, डेल्टा एल अपॉन एल इक्वल टू वाई थीटा अपॉन एल। अब देखिए स्ट्रेस जो होगा सिग्मा बी, अब क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेन है तो जाहिर सी बात है इस पोर्शन में स्ट्रेस भी जनरेट होगा। जब स्ट्रेन आता है तो उसकी वजह से स्ट्रेस भी आता है, क्योंकि स्ट्रेस जो होता है रेजिस्टिंग फोर्स होता है। तो सिग्मा बी इक्वल टू, यहाँ पर मैं सबस्क्रिप्ट बी लगा रहा हूँ, बी का मतलब होता है सिग्मा बी का मतलब बेंडिंग की वजह से, ये जो स्ट्रेस आया है नॉर्मल स्ट्रेस जो आया है वो बेंडिंग की वजह से आया है। तो सिग्मा बी इक्वल टू एफ लाइन ई, एफ लाइन का मतलब स्ट्रेन इंटू स्ट्रेन हम लिखेंगे वाई थीटा अपॉन एल इंटू ई। अब सिग्मा बी अपॉन वाई इक्वल टू थीटा ई अपॉन एल, और सिग्मा बी अपॉन वाई इक्वल टू थीटा ई अपॉन एल का जो मतलब होता है, एल जो है आपका शेडेड की जो लेंथ थी वो आर थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा। सिग्मा बी अपॉन वाई इक्वल टू ई अपॉन आर, ये पहली इक्वेशन हमें स्ट्रेस के लिए रिलेशन हमें मिलता है। तो किसी भी क्रॉस सेक्शन में जैसे जैसे y इंप्रूव होगा वैसे वैसे स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ती जाएगी। यहाँ देखिए E जो होता है वो यंग्स मॉड्यूलस मटेरियल के लिए फिक्स है, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो भी फिक्स रहेगा। मान लीजिए जो भी हम लोड लगाएंगे, एक बार जो भी हम लोड लगाएंगे उसकी वजह से एक बार ये बेंड हो जाता है, जब बेंड हो जाता है तो इसकी जो रेडियस है वो, ये जो कैपिटल आर रेडियस है वो फिक्स रहेगी। तो यहाँ पर इस इक्वेशन में हम देख सकते हैं E कांस्टेंट है क्योंकि ये मटेरियल प्रॉपर्टी है, R ये भी कांस्टेंट होगा, एक बार जो भी हम लोड लगाएंगे बेंडिंग मोमेंट लगाएंगे उसके बाद ये फिक्स हो जाएगा। तो अब जो क्रॉस सेक्शन के अलोंग मूवमेंट जब करेंगे यानी y की वैल्यू चेंज करेंगे तो सिग्मा b अपॉन वाई इक्वल टू कांस्टेंट, यानी सिग्मा बी प्रोपोर्शनल टू वाई, यानी सिग्मा जो बी होगा बेंडिंग जो स्ट्रेस होगा वो लीनियरली वेरी करेगा। अब देखते हैं हम मोमेंटम जो रेजिस्टिंग मोमेंट कितना बनता है, क्योंकि जब भी आप अप्लाइड मोमेंट करते हैं, अप्लाइड मोमेंट लगाएंगे उसके बाद ये जो आपका कर्वेचर हुआ तो
एक बार ये लोड लगाने के बाद रेजिस्टिंग मोमेंट यहाँ पर डेवलप हो जाता है। तो रेजिस्टिंग मोमेंट कितना डेवलप होगा वो हम देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि ये क्रॉस सेक्शन हमने लिया, इस क्रॉस सेक्शन का ये शेडेड पोर्शन पर हम एनालिसिस कर रहे हैं, जिसकी थिकनेस जो है dy है, y डिस्टेंस पर है। इसका जो एरिया होगा वो स्मॉल d है। अब इसमें जो बेंडिंग मोमेंट है यहाँ पर सिग्मा बी है, तो जो इसका रेजिस्टिंग फोर्स होगा सिग्मा बी इंटू डी, यानी स्ट्रेस को हम एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे, ये डी है एरिया। और जैसा कि हमने पता है कि सिग्मा बी इक्वल टू ई अपॉन आर बाई डी ए, ये हमारा रेजिस्टिंग फोर्स हो गया। अब इस रेजिस्टिंग फोर्स को अगर हम न्यूट्रल एक्सिस के साथ जो लेंथ है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो रेजिस्टिंग मोमेंट हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस मोमेंट ड्यू टू दिस फोर्स dmr इक्वल टू df इंटू वाई ई अपॉन आर वाई स्क्वायर डी। तो ये रेजिस्टिंग मोमेंट सिर्फ इस एरिया की वजह से हुआ। अब थ्रू आउट क्रॉस सेक्शन अगर हमें निकालना है तो हमें इसका इस dmr का इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो टोटल रेजिस्टेंस रेजिस्टिंग मोमेंट mr इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dmr, यहाँ पर देखिए ई अपॉन आर को बाहर लेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डी ए। और वाई स्क्वायर डी ए जो होता है, ये जो एक बेसिक डेफिनेशन होती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, तो वाई स्क्वायर डी ए को हम लिखेंगे कैपिटल आई। तो एम आर इक्वल टू ई अपॉन आर आई। और उसके बाद देखिए एम आर आई को नीचे ले जाएंगे डिनोमिनेटर में, एम आर अपॉन आई इक्वल टू ई अपॉन आर। तो एक और इक्वेशन हमें मिलती है एम आर यानी रेजिस्टिंग मोमेंट डिवाइडेड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू ई अपॉन आर। अब इक्वेशन 1 और 2 को जब जनरलाइज फॉर्म में करेंगे, क्योंकि इक्वेशन 1 देखिए ई अपॉन आर बराबर सिग्मा बी अपॉन वाई, और यहाँ पर देखिए ई अपॉन आर बराबर एम आर अपॉन, तो हम इसको इस तरीके से रखेंगे। जनरल जो इक्वेशन बनाएंगे वो कुछ इस तरीके से होगा, सिग्मा बी अपॉन वाई इक्वल टू एम आर अपॉन आई इक्वल टू ई अपॉन आर। इस इक्वेशन का यूज जहां पर भी बेंडिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, इस इक्वेशन का यूज करके हम अननोन क्वांटिटीज, अननोन चीजें हम निकाल सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।